आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स। क्लास 9 चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले पढ़ने वाली चीज है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन जिसपे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस लाइन को नंबर लाइन बोलते हैं। जैसे कि एक लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ नंबर। ठीक है, नंबर लाइन पे एक जीरो होता है, इधर की साइड क्या होगा? प्लस इंफिनिटी। ये जो साइन होता है ये इंफिनिटी का साइन होता है। इंफिनिटी मतलब अनंत। इधर की साइड होता है माइनस इंफिनिटी। अगर मुझसे प्लस करने को बोला जाएगा तो मैं राइट की साइड पे जंप करूंगा, ठीक है, और माइनस करने को बोला जाएगा तो मैं लेफ्ट की साइड पे जंप करूंगा। मतलब कि आप लेफ्ट की साइड पे जंप करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात जो है, बहुत सारे नंबर्स थे तो इन्हें पढ़ने के लिए लोगों ने क्या सोचा कि हम कलेक्शंस बनाते हैं। तो लोगों ने कलेक्शंस बनाना शुरू किया। कलेक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि एक कोई मान लीजिए नंबर लाइन है, दिस इज अ नंबर लाइन। हमें पता है कि इधर की साइड पे प्लस इंफिनिटी होता है, इधर की साइड पे माइनस इंफिनिटी होता है, यहाँ बीच में कहीं जीरो होता है। अगर मैं एक यूनिट डिस्टेंस पे नंबर्स को मार्क करूं दोनों साइड पे, मतलब कि 1 यूनिट डिस्टेंस पर मार्क द नंबर्स, अगर मैं एक यूनिट डिस्टेंस पे नंबर्स मार्क करूं तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा 1, यहाँ से एक यूनिट मैंने वो किया तो 1 आया, फिर आएगा 2, 3, 4, 5, इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से इधर क्या आएगा? -1, -2, -3, -4। ओके, अब कलेक्शंस में जो अब हम समझते हैं कलेक्शंस। तो कलेक्शंस में जो पहला कलेक्शन बनाया गया वो था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? इसका सिंबल होता है n। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड गोइंग अप टू, कहाँ तक जाना है? इंफिनिटी तक, अप टू प्लस इंफिनिटी। इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे इस नंबर लाइन पे, ये वो नंबर लाइन है जिसपे मैंने एक यूनिट डिस्टेंस पर नंबर्स को मार्क किया है। मतलब कि यहाँ से शुरू करके प्लस इंफिनिटी तक हम जाएंगे और जितने भी इस नंबर लाइन पे नंबर्स आएंगे उन सबको मैं क्या बोलूंगा? नेचुरल नंबर्स बोलूंगा। तो ये है n, उसे हम नेचुरल नंबर्स बोलेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर लोगों को पता चला कि भाई एक जीरो भी है, जीरो रह गया, तो लोगों ने क्या किया, एक और कलेक्शन बनाया जिसका नाम रखा होल नंबर्स। होल नंबर्स होता है, हिंदी में बोलते हैं होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो जीरो रह गया था तो जीरो को नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर दिया गया और बोला गया कि ये सारे होल नंबर्स हैं। मतलब कि जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो से शुरू करके, जीरो को भी मान लीजिए, और जीरो से शुरू करके आप पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाइए तो आपको क्या मिलेंगे? सारे होल नंबर्स मिलेंगे। फिर लोगों को याद आया कि भाई अभी तो नेगेटिव वाले रहते हैं, तो उसका एक अलग कलेक्शन बनाना पड़ा। तो नेगेटिव वालों को इंक्लूड करने के लिए थर्ड कलेक्शन बनाया। वो क्या था? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक, पूर्ण अंक। ठीक है, इंटीजर्स में कौन से थे?
-1 से -∞ तक वालों को भी होल नंबर्स में इंक्लूड कर दिया गया तो इंटीजर्स आए। तो मतलब कि इंक्लूड्स -1 to -∞ एंड ऑल होल नंबर्स। तो ये आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, और इसको किससे दिखाया जाता है, इसको दिखाते हैं z से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां से -∞ से लेके -1 तक प्लस ये सारे होल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके ये पूरे तक z आएगा, ठीक है। ये बनाए 3 कलेक्शंस। अच्छा, हमने तो ये बात करी अभी तक कि अगर हम एक एक यूनिट डिस्टेंस पर अगर नंबर्स को मार्क करूंगा नंबर लाइन पे 0 से स्टार्ट करके दोनों साइड पे, तो कौन कौन सी कलेक्शंस बन रही हैं, एक n वाली बनी नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, और z यानी इंटीजर्स की। लेकिन भाई यहाँ पे भी तो है नंबर्स, यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो नंबर है, यहाँ पे भी, हर जगह नंबर्स हैं, तो वो तो बच गए। तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए फिर एक चीज कहा गया, अच्छा ये जितने भी नंबर्स बीच में आए होंगे ये सब फ्रैक्शंस में होंगे, फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स में होंगे, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स होंगे ये फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में होंगे। तो ये जो फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में नंबर्स हैं इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा किसी कलेक्शन में। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक और चीज की गई, फ्रैक्शंस या जो डेसिमल्स में जितने भी नंबर्स हैं इनके भी 2 कैटेगरीज थी, ठीक है। एक वो होती है जो p/q के फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q वाले जो हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए, r इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि अगर डेसिमल में कुछ है, मान लीजिए कि 0.1 है, तो इसे मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 लगा दूंगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो नीचे 1 के बाद 1 0 लगेगा, तो इसका मतलब ये p/q के फॉर्म में आ गया। मतलब p है 1 और q है 10, तो आ गया। तो इसका मतलब ये जो है ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मान लीजिए कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आप डिवाइड करते हैं और वो रुकता ही नहीं है, वो आने लग जाता है 1 4 7 3 2 9 4 1 3 4, ऐसे चलता रहता है। अब मैं इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो इसे मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिन्हें हम p/q के फॉर्म में वी कैन नॉट राइट, हम नहीं लिख पाएंगे, जहां पर p और q इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसा भी होगा। तो जब ऐसा होगा तो हम उसका कलेक्शन के नाम को कुछ और बोलेंगे, और अगर p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसके कलेक्शन को हम कुछ और बोलेंगे। तो जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उस कलेक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो फोर्थ कलेक्शन क्या हो गई, फोर्थ कलेक्शन हो गई रैशनल नंबर्स की, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से हुए, दोज नंबर्स which can be written in the form of p/q where 2 conditions हैं। पहली, p and q are integers, p और q integers होने चाहिए, और दूसरी क्या है कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला मतलब कि जैसे अगर कोई बोल रहा है 1/1.5, तो इसे देख के मैं नहीं बोल सकता कि ये रैशनल है या नहीं, इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम एक पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, एक के बाद एक 0 लगा के। तो अब जो है ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो 2/3। अब ये p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब कि 1/1.5 भी रैशनल था, लेकिन देख के नहीं बता सकता था, ठीक है। तो इसीलिए दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। 2/3 जो है उसमें दोनों इंटीजर्स आए, 2 और 3 दोनों ही इंटीजर होते हैं, मैंने बताया था।
दूसरी बात यह है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेरा मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूं कि मैं एग्ज़ाम में ऐसा करूंगा, तो आप समझ जाइए कि मैं किसे बोल रहा हूं, कि आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे, या आपके सामने कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। ये हुए रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में एक और बात होती है कि रैशनल नंबर्स do not have a unique representation। रैशनल नंबर्स होते हैं जो, उनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। ये बात आप समझ ही जाएंगे। 1/2 ये रैशनल नंबर है, लेकिन मैं इसे 2/4 भी लिख सकता हूँ, इसे मैं 8/16 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, तो इसे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं। मतलब ये सब आपस में इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे आपस में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, लेकिन जब भी हम when we will show them on नंबर लाइन, जब भी हम इन्हें नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, we will use स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो हम स्मॉलेस्ट फॉर्म को यूज करेंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें उन दोनों के पास कोई भी वो दोनों ही को प्राइम हो जाए। किसी भी फ्रैक्शन की स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होती है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम। जब ऐसा हो जाता है, को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का क्या मतलब होता है कि 1 इज द ओनली फैक्टर। दो नंबर्स के बीच में अगर सिर्फ एक ही एक फैक्टर है, एक इकलौता फैक्टर है, दैट इज 1, तो वो को प्राइम हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 2/4 है, तो इन दोनों में 2 का फैक्टर होता है 1 और 2, और 4 का होता है 1 और 2 और 4, तो 2 तो कॉमन है, 1 भी है, तो इसका मतलब 1 जो है वो इकलौता फैक्टर नहीं है, 2 भी है, 2 से कटेगा 2 2 नहीं, 4 2 एकम 2, तो 1/2। तो अब 1 और 2 जो है ये दोनों आपस में को प्राइम है, और ये स्मॉलेस्ट फॉर्म भी है, तो इसीलिए हम 1/2 को शो करेंगे, 2/4 को शो नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होता है जिसमें p/q जो है, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम जो p और q है वो इंटीजर्स होने चाहिए, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स को हम एक की बजाय कई तरीकों से लिख सकते हैं, और कई p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और लेकिन हम जब नंबर लाइन पे उसको दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब है कि दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम हो जाते हैं। और को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका एक यानी 1 इकलौता फैक्टर होता है, दैट इज को प्राइम, दैट आर को प्राइम नंबर्स। अब हम एक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। हमने 4 कलेक्शंस में अभी देखा है, एक और होता है कलेक्शंस में, एक और होता है, उसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है 5वां, दैट इज इरैशनल नंबर्स। इसे थोड़ा सा भी देख लेते हैं ताकि हम रिप्रेजेंटेशन बना पाए, यानी वेन डायग्राम एक बना पाए। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने बताया था, अभी बताया कि जो फ्रैक्शन होता है या जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, फ्रैक्शंस वाले नंबर्स या जो बाकी के नंबर्स हैं, उन्हें या तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर लिखेंगे तो हम उन्हें बोलेंगे रैशनल नंबर्स, और नहीं लिख पाएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल कौन से हैं, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि p/q के फॉर्म में वी कैन नॉट राइट। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। अब हम रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। हम कुछ सिंपल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और इसे वेन डायग्राम एक तरह से मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ही कुछ नहीं है, थोड़ा सा एडवांस क्लासेस में आती है। वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, एक बैग बनाया हमने, ठीक है, एक बैग बनाया, इसके अंदर 1 से लेके इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इसे मैंने क्या बोला था, नेचुरल नंबर्स, इसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा हम बैग बनाते हैं, 0 इंक्लूड हुआ था जब नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर का कलेक्शन बना था,
तो 0 भी जब इंक्लूड हो जाएगा तो होल नंबर का कलेक्शन बनेगा। फिर नेगेटिव वाले जो नंबर्स होते हैं -1 से लेके जो -इंफिनिटी है, उन्हें भी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो फिर क्या बनता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से दिखाते हैं, हाँ जेड से, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स आया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो 1 है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं है? रैशनल नंबर है या नहीं है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, जहां पे p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पे p हो जाएगा 1, q हो जाएगा 1। उसी तरह से 2 को भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q। p और q दोनों इंटीजर, 2 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, q 0 नहीं है, इसका मतलब मैं 2 को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो हम 2 को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 भी एक रैशनल नंबर हुआ। -2 को भी लिख सकते हैं, इंफिनिटी को भी लिख सकते हैं, किसी को भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कि -1 से लेकर, या यूं कह लें कि -इंफिनिटी से लेकर जो प्लस इंफिनिटी है, जितने भी नंबर्स हैं सारे रैशनल होंगे, ऑल आर रैशनल, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाहर बनेगा एक, ठीक है। इसका मतलब रैशनल नंबर का जो बैग होगा उसमें ये सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। तो इसका मतलब इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा स्पेस मिले मुझे। ये इसमें जितनों को भी मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, उन्हें हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं q, यानी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बैग में z क्यों है, w क्यों है, n क्यों है, ये समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि मैं इन सब में, मतलब z में जितने भी नंबर्स होंगे उसे भी मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, होल नंबर्स को भी लिख सकता हूँ। जैसे 0 को भी लिख सकते हैं। 0 को कैसे लिखेंगे? 0/1, 0/1 है, ठीक है। p जो है वो ये है, q जो है वो 1 है, p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा इसका मैं स्क्वायर कलेक्शन बनाने वाला था। मैंने सर्कल बनाया, स्क्वायर में बनाने वाला था, ये स्क्वायर में रिप्रेजेंट करने वाला था। इसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं कारण बाद में बताऊंगा, ठीक है। हम कारण इसका बाद में जानेंगे। यहाँ पे क्या था, p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, यानी q। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स थे जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको कैसे लिखेंगे? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो है इधर, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इससे बाहर जाएगा। तो ये मान लो मैंने बना दिया इर्रेशनल का डिब्बा, इर्रेशनल वाला बैग बना दिया। तो यहाँ पे कौन से हैं? सब इर्रेशनल नंबर्स हैं, या इसे हम इर्रेशनल्स भी बोलते हैं, इर्रेशनल्स हो गए, ठीक है। दुनिया में जो कोई भी नंबर होगी वो या तो रैशनल नंबर होगी या इर्रेशनल नंबर होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो मतलब दुनिया में जितनी भी नंबर्स हैं वो या तो इर्रेशनल्स हैं या इर्रेशनल हैं। तो इसको मैं रियल नंबर्स बोलता हूँ। दुनिया में जितनी भी नंबर्स हैं उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और इस कलेक्शन, इसी के ऊपर अगर मैं पेन चलाऊं, इसके ऊपर ही हम पेन चला के इसे क्या नाम दे देते हैं? ये क्या है? ये रियल नंबर्स है। अब आप ये अगर कर लेंगे, इसको अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, हमने ये भी देखा कि एक नंबर लाइन जो होती है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखो। मतलब कि पहले मैं ये समझा देता हूँ, रैशनल नंबर्स जितने भी होते हैं, हम शुरू से चलते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि उसका पूरा बैग उसके अंदर ही है। इसका मतलब जो भी नेचुरल नंबर के अंदर होगा वो पक्का होल नंबर होगा। जितने भी लेकिन होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होंगे। इसी तरह से जितने भी इंटीजर्स होते हैं
सब रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि सबको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी रैशनल नंबर्स हैं जो इंटीजर्स नहीं है, जैसे कि 0.5, इसे मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/2 के रूप में, लेकिन वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ऐसे नंबर्स होते हैं, उन्हें हमने इरेशनल में डाला। लेकिन अब दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, वो या तो रैशनल में होंगे या इरेशनल में होंगे, कोई भी रियल नंबर इधर बाहर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जो रेड पेन है वो इसके ऊपर ही ड्रॉ किया है। ठीक है, मतलब कि जितने भी इरेशनल्स होंगे वो पक्का रियल नंबर होंगे, जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो भी पक्का रियल नंबर होंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब या तो इरेशनल होंगे या रैशनल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन जो होता है, इसको मैं घेर देता हूं, जितने नंबर लाइन पे जितनी भी पॉइंट्स होती हैं, जितनी भी, वो या तो नेचुरल हो जाती हैं या होल नंबर हो जाती हैं, मतलब वो या तो इरेशनल हो जाती हैं या रैशनल हो जाती हैं। इसका मतलब इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी ना किसी रियल नंबर को दिखा रहा है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन shows a unique रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर दिखाते हैं। इसीलिए इसे हम रियल नंबर लाइन भी बोल देते हैं, बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसीलिए इसे हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो ठीक है। अगर मैं कहीं पर बार बार मैं बोलता हूँ, इसका मतलब आप उसको समझिए कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर में मैंने क्या बताया था कि जो जितने भी डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, डेसिमल्स में जितने भी नंबर्स होते हैं वो या तो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे, जहाँ पे जो p और q है वो इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, या फिर वो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं तो उसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, और अगर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो पाते हैं तो फिर हम उन्हें इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 3.5 है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को ऊपर से हटाऊँगा, नीचे कितना लगेगा, एक के बाद एक ज़ीरो लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था तो एक ज़ीरो लगेगा। ये हुआ 2, ये हुआ 7, 5 2 10, 5 7 35, तो 7/2। तो इसका मतलब 3.5 को मैंने 7/2 यानी p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसका मतलब 3.5 एक रैशनल नंबर है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 1.76 776 7776, और ये चलता ही जा रहा है। आप इसको कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी संख्याएं, मतलब जो भी डेसिमल वाले नंबर रुकते नहीं हैं वो सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल 3.33 ये भी नहीं रुकता है, लेकिन हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये रैशनल होता है। अब वो हम कैसे करते हैं वो हम इसी चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, मतलब जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर्स या तो इरेशनल होंगे या रैशनल होंगे। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें पता है कि रियल नंबर्स में दो ही कैटेगरीज हैं, या तो वो रैशनल होते हैं, रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं या तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं या वो इररैशनल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन किया कैसे जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है,
22/7 है, मान लीजिए 22/7। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? 7 बाहर रहेगा, अंदर रहेगा 22। ओके, तो 7 3 जा 21 माइनस किया, क्योंकि 22 से कम वाला लेना था जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 21 1 आया, पॉइंट लगा 0, 7 1 जा 7 माइनस किया 3 आया, फिर 0 लगा। 7 4 जा 28 माइनस किया 2 आया, फिर 0 लगा। 7 2 जा 14 माइनस किया 6 आया, 0 लगा। 7 8 जा 56 माइनस किया 4। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये जो है ये है डेसिमल एक्सपेंशन इसकी 22/7 की। ठीक है, मतलब कि हम क्या लिखेंगे कि 22/7 इज इक्वल टू जो भी होता है 3.14 करके जो आया था, उसके बाद सर 2 आया था। ओके, एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन √n की, मान लो जहाँ पे n जो है वो कुछ नेचुरल नंबर होगा। अगर नेचुरल नंबर मतलब कि जो n है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो हम पता कर ही लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, लेकिन अगर इन केस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? उसका तरीका ये होता है कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि रूट 15 निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 15 और पीछे से पेयर्स बनाते हैं। अगर यहाँ पे 3 होते, यहाँ पे एक और होता तो फिर एक का पेयर बनता, तो मतलब पीछे से 2 के पेयर बनेंगे, आगे से 2 के पेयर नहीं बनेंगे, और लास्ट में जो बच जाएगा वो अलग। तो 15 से कम कौन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो वो होता है 9, जो परफेक्ट स्क्वायर है। 3 जा 9 होता है, 9 लिखा, माइनस किया 15 माइनस 9 6। अब हम क्या करेंगे, अब ख़त्म हो गया है तो अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा दे, तो यहाँ पे हम 2 0 उतार सकते हैं। ध्यान इस बात का रहेगा कि हम सीधा 2 0 को उतारेंगे, 1 0 नहीं। 2 0 उतारा और इसका हमने डबल किया, हम इसको सीधा डबल करके लिख देंगे 3 2 जा 6। फिर यहाँ पर हम जो लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे, और ये जो पूरा मल्टीप्लाई, ये जो 2 डिजिट्स बन के जो नंबर बनेगा वो मल्टीप्लाई होगा इसी से। ठीक है, तो कितने से करें, और इससे कम या फिर इतने के बराबर आना चाहिए। तो कितने से करें? मान लीजिए कि 68 को करते हैं, 68 × 8, आई थिंक ये ठीक है। 69 × 9 वाला मुझे लग रहा है 600 के ऊपर जाएगा। ये ग्रेटर देन 600 हो जाएगा, तो इसका मतलब यही लेंगे हम। तो कितना हुआ 544, कितने पे आया था 8 पे, तो मतलब यहाँ पे है 8 और यहाँ पर है 8। -600 544 ये हो जाएगा 56। यहाँ पर हमने माइनस किया तो 56 आया। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट ले लिया, तो हम 2 0 एक स्टेप में 2 0 कितनी बार भी उतार सकते हैं, मतलब एक स्टेप में, सॉरी 2 0 कितनी बार भी नहीं बल्कि एक बार उतार सकते हैं सिर्फ। लेकिन अगर मुझे एक बार और 2 0 की ज़रूरत पड़ती और तब डिवीजन हो पाता तो फिर मैं यहाँ पर भी 0 लगा देता। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी 0 लगा दोगे, ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसका डबल करना है तो 3.8 का डबल नहीं, 38 का सीधा डबल। ठीक है, पॉइंट की सिग्निफिकेंस नहीं होगी हम जब डबल करेंगे तो। 38 × 2 कितना होता है 76। एक बात और ध्यान रखेंगे कि 68 मतलब लास्ट स्टेप में हमने जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया था उन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो भी 76 आएगा, तो भी यही आता है। ठीक है, जो भी हम इसका डबल ही आता है, तो उसके लिए आप वरी मत होना। आप 68 + 8 कर दो या फिर इसको सीधा डबल करके लिख दो, दोनों में सेम ही होगा आंसर। 76 अब कितने से करें, जो यहाँ पे लिखेंगे वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, और वो 5600 से या तो कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो लेट्स टेक 7 पे लेते हैं, 7 × 7।
ठीक है 5369 और इसमें अगर मैं 8 कर देता मतलब कि 768 इंटू 8 तो क्या हो जाता इसमें 700 मतलब 767-68 के करीब और बढ़ते हैं एक्चुअली इसमें एक और प्लस हो क्या आएगा तो हम कितना हम देख लेते हैं चलो करके ही देख लेते हैं 8 8 64 6 8 6 48 6 54 56 और 5 हो गया 61 तो ये ज़्यादा हो जाएगा 5600 से तो इसका मतलब ये हम नहीं लेंगे हम कौन सा लेंगे ये वाला 5369 तो 5369 और हमने क्या लिया 7 और 7 तो ये हुआ 7 यहाँ पे हुआ 7 और फिर हम इसको माइनस करेंगे 10 में से 9 गया 1 9 में से 6 गया 3 यहाँ पे बचा होगा 5 5 में से 3 गया 2 और 5 - 5 0 ठीक है तो ये अभी आगे चलता रहेगा तो ये है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है इज इक्वल टू 3.87 आप समझ गए कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है ओके इसके बाद जो है एक चीज़ हमें और समझनी है डेसिमल एक्सपेंशन में कि डिविजर डिविडेंड ये सब क्या होता है कोशेंट क्या होता है स्ट्रिंग क्या होता है देखिए जैसे मान लो कि मैंने 22/7 किया हमने 22/7 लिया तो मैंने बताया था कि न्यूमरेटर अंदर जाता है तो ये है 22 बाहर है 7 ठीक है 7 7 3 जा 21 माइनस 1 0 लगाया हमने तो यहाँ लगाया पॉइंट 7 1 जा 7 माइनस 3 0 लगाया 7 4 जा 28 माइनस 2 0 लगाया 7 2 जा 14 माइनस 6 और ये चल रहा है ठीक है तो ये जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं डिविज़र ये जो रिमाइंडर्स हैं ये जो है ये क्या है रिमाइंडर ठीक है ये जो चल रहा है साथ में अभी ये क्या है ये है कोशेंट और ये जो 22 है ये है डिविडेंड ठीक है तो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं एक होता है स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स ठीक है तो इसे हम और आगे कंटिन्यू करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है 6 आया था 6 के आगे हमने 0 लगाया तो कितना आएगा 7 8 56 यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस किए 4 आया 0 7 5 जा 35 माइनस किया 5 0 7 7 जा 49 माइनस किया 1 फिर आएगा 0 7 1 जा 7 माइनस किया 3 फिर 0 7 4 जा 28 माइनस किया 2 ऐसे ठीक है इसके बाद ये चलता रहेगा अच्छा आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो 2 है ये 2 इस 2 से नहीं पॉइंट के बाद हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पॉइंट यहाँ लगा था 7 इस वाले स्टेप में पॉइंट लगा था यहाँ पे पॉइंट ऐड हुआ था 2 से समझा देता हूँ इस वाले स्टेप पे पॉइंट ऐड हुआ था ठीक है इसके बाद हमने 0 लगाना शुरू कर दिया था तो ये जो 1 है यहाँ पे जो 1 रिमाइंडर आया था यही रिमाइंडर अब यहाँ पे आया है ना तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से यहाँ तक हुआ वही अब यहाँ से यहाँ तक होगा जैसे 7 आया तो फिर से 7 आया यहाँ पे 3 आया फिर 3 आया फिर 20 फिर हमने 0 लगा के वो किया फिर हमारा 28 पे कटा फिर 28 पे हमारा ये जो है 7 का डिवाइड हुआ ठीक है तो ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी सेम तरीके से 1 से ये जब वापिस 1 आया उसके बीच में जितने स्टेप्स होंगे जो जो ये नंबर्स आए होंगे वही बार बार अब रिपीट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से 1 से लेके 7 तक यूनिक था उसके बाद ये फिर से 1 से लेके 7 तक रिपीट होने लग जाएगा फिर रिपीट होने लग जाएगा ठीक है
तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स। स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स क्या होता है? जो रिपीट कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर रिपीटिंग। क्या है इस केस में स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर से रिपीटिंग? 1, फिर आता है 3, फिर आता है 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5 एंड देन अगेन आ जाता है 1। ठीक है, तो रिपीट कितना हुआ? 1 3 2 6 4 5, फिर 1 3 2 6 4 5। और एक होता है ब्लॉक ऑफ कोशेंट रिपीटिंग। यहाँ पे कोशेंट में क्या रिपीट हो रहा है? ये 1 4 2 8 5 7। ठीक है, तो 1 4 2 8 5 7। एक बात ऑब्जर्व करिए, मैं इसको अब रेज कर रहा हूँ। ऑब्जर्व हेयर, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए 1 4 2 8 5 7। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो जरा, ठीक है। इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। दोनों के पास 6 हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 6 डिजिट्स हैं स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स में जो रिपीट हो रही है, तो ब्लॉक ऑफ कोशेंट में जो रिपीट हो रही है वहाँ पर भी 6 डिजिट्स होंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। और उसके बाद बस एक और सिंपल चीज़ है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स में या ब्लॉक ऑफ कोशेंट में। देखो एक क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स रिपीटिंग और ब्लॉक ऑफ कोशेंट रिपीटिंग। इसे हम ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने हैं? 7 थे तो 6 हुए। अगर आप देखोगे, आप बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन करके देख सकते हैं कि जो डिविज़र होगा, मतलब कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट्स होंगी स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स या कोशेंट में, ब्लॉक ऑफ कोशेंट में जो रिपीट हो रहा है वो D-1 होगा। मतलब अगर यहाँ पे 15 होगा तो मैक्स टू मैक्स 14 तक रिपीट हो सकते हैं। 14 डिजिट्स का स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर हो सकता है जो बार बार रिपीट होगा, या ब्लॉक ऑफ कोशेंट में भी 14 डिजिट्स हो सकती हैं जो बार बार रिपीट होगा। 14 डिजिट का मतलब एक तरह से लिखी हुई कि मान लो 1 4, फिर 1 4 4 2 6 आ गया, फिर इस तरह से 14 नंबर्स बने। अब वापस से ये एक इस तरह से आ जाएगा कि वो वापस रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि डिविज़र -1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स रिपीटिंग और ब्लॉक ऑफ कोशेंट रिपीटिंग इज इक्वल टू N-1, वेयर N क्या है? इज डिविज़र। समझ गए आप ये वाली बात? ठीक है, अब हम मेन चीज़ समझेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। देखो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वो टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट मतलब रुक जाएगी, इसको हिंदी में शांत बोलते हैं। शांत, शांत नहीं शांत, लेकिन तुम शांत समझ जाओ कि वो शांत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो टर्मिनेट नहीं कर रही है। ये क्या होगा? अशांत। इसका जैसे एग्जाम्पल देखना है तो क्या है एग्जाम्पल? बहुत सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए 7/5 करके देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन। 7 अंदर है, 5 बाहर है, 0 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, नहीं यहाँ पे नहीं, 7 1 जा 7,
सॉरी 7 1 जा 7 नहीं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस किया 2 लगा। अब 2 से नीचे वाला कोई नहीं है जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 5 4 जा 20 माइनस किया, रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब ये हो गया 1.4, टर्मिनेट कर गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर जब भी 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वोशंट है वो ख़त्म हो गया, वो शांत हो चुका है। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 का आप करके देखो, 1 3, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 3 जा 9 माइनस 1 वापस आया, फिर 0 लगाया, फिर 3 3 जा 9, फिर माइनस किया 1 आया, फिर 0 लगाया, फिर ऐसे 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 9, तो यहाँ पे 3 3 चलता ही रहेगा। तो मतलब ये क्या हुआ, आसान, ये रुकेगा नहीं। ये कितना होता है 0.333, और इसके आगे हम क्या बोलते हैं, ऐसे डॉट लगा देते हैं, उससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये 3 रुक नहीं रहा है, ये आगे चल रहा है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट क्या कर देते हैं कि इसको हम क्या लिख देते हैं 0.3 बार, मतलब कि ये जो 3 है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, दैट इज़ 1.41। इसका आप करके देखोगे तो क्या आएगा, 1.414213562373। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √2 इज इक्वल टू 1.4142135623 ऐसे। तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक ही डिजिट, या मान लीजिए अगर मैं 7 लेता 1/7, तो क्या आ जाता, 1/7 का आ जाता है 142857 करके कुछ। इसका जो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज़ इसका होता है 0.142857, फिर आ जाता है 142857, फिर आ जाता है 142857। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, ये जो है क्वोशंट, ब्लॉक ऑफ क्वोशंट वही रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा 142857, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो मतलब मुझे बार बार आगे डॉट लगा के और इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या करते हैं ऐसे बार लगा देते हैं, तो जो भी सामने वाला होगा देखेगा उसे पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि या तो 2 केसेस हैं, इन 2 केसेस में ब्लॉक ऑफ क्वोशंट जो है वो रिपीट हो रहा है, ब्लॉक ऑफ क्वोशंट रिपीटिंग, लेकिन इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें सब कुछ नया नया आ रहा है, 141 फिर 42 फिर 13 आ गया, फिर 5623 41 इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग नहीं है, या इसको हम एक और चीज़ बोल देते हैं नॉन रेकरिंग। ठीक है, और इसे हम क्या बोल देंगे, रेकरिंग। तो इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के होंगे, या तो ब्लॉक ऑफ क्वोशंट रिपीट हो रहा होगा रेकरिंग, या फिर ब्लॉक ऑफ क्वोशंट रिपीट नहीं कर रहा होगा और नॉन रेकरिंग होगा। ये समझ जाना कि रिपीटिंग लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इसमें 2 बना सकते हैं। जो टर्मिनेट हो जाता है उसमें तो एक ही है, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं ब्लॉक ऑफ क्वोशंट रिपीट होने का मामला। ठीक है, रिपीट या ना रिपीट होने का मामला, तो इसमें अब हम 2 बनाते हैं। एक होता है रेकरिंग, ठीक है, जिसे मैं रिपीटिंग भी हम बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन रेकरिंग, या उसे हम नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं।
एग्ज़ाम्पल्स क्या थे, इसका एग्ज़ाम्पल था जैसे कि 1/3, 1/7 और भी बहुत सारे हैं। इसका था जैसे कि √2, √3, √5, पाई भी नहीं रुकता है, आप पाई का करके देखोगे 22/7, ये जो पाई का करके देखोगे तो ये 3.14 और ये चलता रहेगा और रिपीट भी नहीं हो रहा होगा, तो पाई भी आ जाता है इसमें। ओके, तो अब क्या होता है कि जो टर्मिनेट हो जाते हैं ऐसे फ्रैक्शंस या ऐसे नंबर्स जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेट हो जाता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रेकरिंग होता है, वो बार बार रिपीट कर रहा होता है, कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ क्वोशंट उसमें रिपीट कर रहा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और जो ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। आपको एक जगह थोड़ा ये डाउट लग रहा होगा कि जैसे 1.4 है तो इसको तो हम किसी भी तरह से p/q के फॉर्म में ले ही आएंगे, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में जाना चाहिए, तो ये बहुत ईजी है। 1.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ नीचे 0 लगा दूंगा, मतलब हम नीचे 0 लगा देंगे और 14 का हो जाएगा 2 से किया 7, 5, तो 7/5 आ गया, ये 7 है p, 5 है q, p/q के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब 1.4 का तो बहुत ईजी है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है इन्हें भी हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब इन्हें भी हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं। तो जैसे 1.1/3 है तो ये क्या होता है 0.333, जिसे हम बोल देते हैं 0.3 बार। इसे हम p/q के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो इसे भी हम ला सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम इन्हें p/q के फॉर्म में नहीं ला पाएंगे किसी भी तरह से, ठीक है। एक यहाँ पे और बस बात बता देते हैं जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि हाउ टू फाइंड वेदर जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो भी नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट करेगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ये हम कैसे पता कर सकते हैं बिना डेसिमल एक्सपेंशन किए। क्योंकि अगर डेसिमल एक्सपेंशन करके पता किया तो फिर क्या बहादुरी की बात, डेसिमल एक्सपेंशन के बिना आपको पता करना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ टू फाइंड वेदर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट करेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका बहुत सिंपल है, देखो मान लो तुम्हें कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, p/q के फॉर्म में दिया होगा, जैसे मान लो 1 है तो 1 तो टर्मिनेटिंग ही है ना। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा या आपको पता भी करना होगा तो वो p/q के फॉर्म में होगा, तो अंदर हो जाता है p, बाहर हो जाता है q। फिर ये डिवीजन मेथड से आप कर करके पूरा इसको पता करते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो आप एक काम करो, अगर आपको पता करना है बिना ये डिवीजन मेथड जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसके बिना भी हम पता कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, हम q को उठाएंगे, ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो क्या है डिनोमिनेटर, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये जैसे कि ये जो 50 है तो ये जाएगा 2 पे, 25 फिर जाएगा 5 पे, फिर ये 5, फिर ये जाएगा 5 पे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स हम बना रहे हैं, लेकिन फैक्टर्स जो जितने भी ये सब नंबर्स आते हैं ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कभी भी 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। जितने भी फैक्टर्स निकल के आते हैं ये सब प्राइम नंबर होते हैं, इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, और अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इफ इट कंटेन्स एनीथिंग एल्स देन 2 and 5, मतलब कि अकेला 2 आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेला 5 आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आ गया और 5 भी आ गया साथ में
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और चीज़, कोई भी और फैक्टर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एंड 5 देन इट वुड बी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, या हम ये कहेंगे 10 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p बाई क्यू विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि 37 बाई 50, या मान लो 50 नहीं मानो, कुछ और मान लो, जितना भी मानना है, चलो 40 मान लेते हैं। ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो आपको पूरा डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 40 का किया तो 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर ये जाएगा 5 से सीधा। ठीक है, तो ये किया, तो इसमें डज नॉट कंटेन, मतलब और कुछ नहीं है इसमें। 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है, या तो 2 है या 5 है। 2 3 बार आया है, 5 1 बार आया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितनी बार आता है, लेकिन और कोई नहीं आना चाहिए। तो मतलब क्या है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और हम करके भी देख सकते हैं। कितना है, 40 है बाहर और 37 अंदर, तो 37 तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगाते हैं। 0 कितना आएगा, 40 40 में 36, मतलब 40 में 360। तो 9 माइनस किया 10 आया, फिर एक 0 लगाएंगे। 40 दूनी 80 माइनस किया 20, फिर एक 0 लगाएंगे, और 40 पंजे 200 माइनस करके रिमाइंडर आ गया 0। टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि r जो है वो 0 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इस बार फिर से हम 37 लेते हैं। तो मतलब क्या है कि आपको न्यूमरेटर में देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसका, और पता करना है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 37 जो है उसके नीचे मान लो आप, मान लो कितना मानोगे, 150 मान लो। ठीक है, या आप अगर 0 वाला नहीं मानना चाहते तो कुछ और मान लो, 150 कर लो। ओके, हम इस 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 150 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से कटा, 2 से 14, एक उधर गया 10, 5, फिर ये 7 और 5 होते हैं 12, और 12 3 से कटता है, तो 12 3 से जाता है, तो ये भी जाएगा। 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 25, फिर ये जाएगा 5 से 5, फिर ये जाएगा 5 से। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो 3 है इसने मिलावट कर दी है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा 2 और 5 ही शुद्ध है, इसके अलावा और कोई भी नंबर या डिजिट फैक्टर में आ गया तो मिलावट हो जाएगी, और अगर मिलावट हुई तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 3 है, ये मिलावट हो गई है, याद रखना मिलावट से। ठीक है, अगर मिलावट हो गई तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो मिलावट हो गई है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। करके देखते हैं, मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नहीं रुकेगा। करके देखते हैं। अंदर है 37, बाहर है 150, 0 पॉइंट लगाएंगे 0, 150 तो नहीं 300 माइनस किया 0 7 0, फिर एक 0 लगाया। अब आएगा आई थिंक ये 15 3 45 15 चौक 60, 150 चौके 600 माइनस किया 100 आ गया, फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब ये जाएगा 90, 150 इंटू 6 यानी 900, माइनस किया फिर कितना आया 100। ठीक है, फिर 100 आ गया। अब फिर से हम 0 लगाएंगे, फिर से 6 पे जाएगा 900, फिर 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीट कर रहा है रिमाइंडर। 100 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो अगर रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे 6 फिर बार बार रिपीट करने लग जाएगा। तो देखा आपने कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीट करते चला जा रहा है।
तो अब आपको समझ में आ गया ना कि अगर मिलावट हो गई तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग होगा। अगर मिलावट नहीं हुई और शुद्ध रहा अदरवाइज टर्मिनेटिंग, तो फिर टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ओके, इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि जो ये है क्यू, मतलब कि डिनोमिनेटर यानी कि क्यू मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म का होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, इस फॉर्म का होना चाहिए। अगर इस फॉर्म का है, मतलब यहाँ पे भी कोई मिलावट, वही बात है सेम कि अगर मान लो नीचे जो हमने 37/40 किया था, तो अगर ये जो 40 है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आता था, 2 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया 5 और फिर 5 से किया तो 1। तो 40 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं 40 को, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार आया है, इंटू 5 की पावर 1। जहाँ पे a जो है तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 1 और 2 और 5 है, तो इसीलिए इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि 3 भी आ जाता तो फिर यहाँ पे 3 भी आ जाता और ये 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b के फॉर्म का नहीं होता, क्योंकि 3 भी आ गया है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। तो वही बात है कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए भाई प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर आ गया कुछ भी, मिलावट हो गई, तो फिर टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट हो गया है। हाउ टू शो रिपीटिंग क्वोशंट वो मैंने बता ही दिया है कि हम बार से कैसे लिखते हैं। वहाँ पे सिर्फ जैसे कि रिपीटिंग क्वोशंट को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि बता देते हैं, बहुत इजी है। हाउ टू शो रिपीटिंग ब्लॉक इन क्वोशंट, कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो डेसिमल एक्सपेंशन है और उसमें लिखा हुआ है 3.333, ये तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3.3 बार, क्योंकि ये एक 3 रिपीट हो रहा है। अगर मान लो रिपीट जो क्वोशंट है उसमें है 1.474913, फिर आ जाता है 474913, ऐसे चलता है। तो फिर हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था 1.474913 और इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है कुछ कि 1.47 फिर 44 रिपीट होने लग गया, तो हम क्या बोलेंगे, 47 तो रिपीट हो नहीं रहा है, 4 सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पे मार्क लगा देंगे, मतलब कि बार लगा देंगे 1.474 और सिर्फ इसके ऊपर बार लगाएंगे, ताकि हमें पता रहे कि इसका मतलब क्या हुआ, 1.47 रिपीट नहीं हुआ है, फिर ये वाला 4 आया और उसके ऊपर बार था, तो ये बार बार रिपीट होने लग गया, ठीक है। बस इतना ही था, बहुत ईजी है।